वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। रिवीजन नोट्स हैं, इसके अंदर हम रिवीजन करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप लोगों को कि आप इस चैप्टर को पहले भी पढ़ चुके होंगे डिटेल के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है, ये मैं रिवीजन नोट्स दे रहा हूँ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करके देख लेंगे। इसके अंदर से जो भी आप पढ़ोगे, मुझे बिल्कुल आशा है कि पेपर में जरूर आएगा आपके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब बात जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है, तो कहते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक, पहले समझेंगे। उससे पहले समझेंगे भाई प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो आप प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीव और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है, सत्य होता है कि जिस नियम के अनुसार हम चलते हैं, वही प्रिंसिपल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, उन्हें प्रिंसिपल कहते हैं, एक ट्रूथ है एक। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट अ rigid principles of science as this deals with human behavior and thus are to be applied creatively given the demands of the situation. तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है? एक जनरल गाइडलाइंस है जो कि डिसीजन मेकिंग करता है, बिहेवियर समझता है लोगों की। ये कोई रेस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई डिफिकल्ट प्रिंसिपल नहीं है, या कोई मान सकते हैं बहुत कठिन प्रिंसिपल्स नहीं है। इसे भी एक ह्यूमन के लाइक ह्यूमन बिहेवियर समझ इसके अंदर समझ आता है, मतलब ऐसे प्रिंसिपल जिससे ह्यूमन इजीली काम कर सके। ठीक है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को फॉलो करके वो अपने काम को कर सकता है। ठीक, उसके बाद करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर फॉलो एज। तो ये आपके जो देखो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट है, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। अब पहला आता है आपका प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। Principles of management is applicable in all types of organization, business as well as non-business, small as well as large enterprises, depending on the nature of the organization. तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि छोटे बिजनेस के लिए है, बड़े बिजनेस के लिए नहीं। ये हर बिजनेस के लिए, चाहे बिजनेस हो चाहे ना हो, ये हमेशा काम करता है, हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद आता है सेकंड जनरल गाइडलाइंस। इसकी कुछ जनरल गाइडलाइंस होते हैं। ठीक है, दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड स्टेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स एज द बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। एक कोई कॉम्प्लेक्स या स्टेट गाइडलाइंस नहीं है, एक जनरल गाइडेंस है छोटी सी, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दे आर फॉर्म बाय नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द मैनेजर। अगर इससे कोई मैनेजर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, उसको नॉलेज धीरे धीरे हो रहा है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है, इसकी अच्छे से ये फॉलो कर सकता है। ठीक है, चौथा है आपका फ्लेक्सिबल। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एंड कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मॉडिफाई भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है ये सिचुएशन के कारण। ठीक है, मेनली बिहेवियर। अब आता है मेनली बिहेवियर। सिंस द प्रिंसिपल एम टू इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियर इन नेचर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब होता है इनका बिहेवियर, इसके अंदर देखा जाता है ह्यूमन का और नेचर का। ठीक है, उसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दे आर इंटेंट टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट टू सो दैट कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन। कॉज और इफेक्ट के अंदर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लास्ट आता है कंटिजेंट। देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशंस एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम। द एप्लीकेशन हैज़ टू बी चेंज एज पर द सिचुएशन। कंटिजेंट क्या होता है कि भाई ये कोई मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसे मतलब इस बहुत तगड़ा या कह सकते हैं कि भाई ये डिपेंड नहीं है किसी चीज़ पे, इसे चेंज किया जा सकता है आराम से। ठीक है, कंटिजेंट है, किसी सिचुएशन का कारण चेंज हो सकता है, मतलब इसे चेंज किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी इसकी सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है इसकी। ठीक है, कुछ दे रखा है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। आप देख सकते हैं, मैं तो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा, इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं अपन। तो पहला आपका आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। क्या करता है प्रिंसिपल मैनेजर? प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है कुछ इंसाइट्स, कुछ एसेट्स या कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसके कारण ये जो मैनेजर्स होते हैं वो आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करते हैं, जब हम किसी प्रिंसिपल्स को हम मैनेज करते, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनसे हम अच्छे से अच्छे काम निकाल सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो मशीन हो चाहे ह्यूमन हो चाहे मेन पावर हो। अगर हम अच्छे से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ना, तो हम उनसे
ऑप्टिमम यूटिलाइज करके उससे अच्छे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साइंटिफिक डिसीजन। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंट पर्पस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मस्ट बी टाइमली, realistic and subject to measurement and evaluation. Principles are free from bias and prejudice. तो एंड साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, थॉटफुल, जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंट पर्पस, ठीक है। ये फैक्ट पे एंड थॉट्स पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब है आपका मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई इन्वायरमेंट जो होते हैं, हर जगह के इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं कि आप जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, वो हर जगह आप फॉलो करें। तो ये रिक्वायरमेंट मांगती है, ठीक है, इन्वायरमेंट, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ। उसके बाद आता है आपका फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यू टू द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेज, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बट ऑल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रही है, इनके ग्रोथ हो रहे हैं, बढ़ रही है, तो उनका एक कर्तव्य बनता है, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, वो अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करें सोसाइटी के अंदर, रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करें, साथ ही साथ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, हेल्थ प्रोवाइड करें। ये जरूरी होता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता है, क्या करता है? ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च पे काम करता है, यानी ये सिखाता है। जितने ज़्यादा आप रिसर्च करते हो, एजुकेशन करते हो, ट्रेनिंग देते हो, उस उतनी आप इसमें फुलफिल होते हो, उसमें और अच्छे से बनते हो, ठीक है। पढ़ लेना, मैं पढ़ बताता हूँ। अब आता है मेन चीज़ जो हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि भाई 99% इसके अंदर से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। किसने बताया था? ये अपना बताया था, देख लीजिए। टेलर्स के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट 4 हैं, आप देख लीजिए। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं जाके थोड़ा सा। तो पहला जो कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड मिस मेथड। We should be constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker। मतलब ये कह रहा है, साइंस नॉट रूल हमें कह रहा है कि भाई कि जो पुरानी टेक्निक्स हैं उनको लेके ना बैठें, ठीक, उनको लेके ना बैठना। वो जो पुरानी चीज़ चल रही है उनको लेके ना बैठें, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नई चीज़ कोई न्यू चीज़ लाते रहें, कुछ न्यू मेथड लाते रहें, ताकि जो आपके जो काम है, जो टेक्निक्स लाते रहें, जो काम है आपको सिंपल हो सके, ईजियर एंड क्विकर हो सके, ठीक। उसके बाद आता है हारमनी नॉट डिस्कार्ड। तो क्या कहता है? देयर शुड बी अ कंप्लीट हारमनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आई अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इम्प्लाइज देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन ऑन अ पार्ट ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर रूल्स एंड एलिमिनेट एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट टू रिलीज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें कहता है कि भाई इसके अंदर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच वो होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए उनके बीच। ऐसा नहीं कि भाई वर्कर्स जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ है, मैनेजमेंट वर्कर्स के खिलाफ हैं, दोनों भाई अलग ही चल रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों की सोच एक होना चाहिए, दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक, ये कहता है। उसके बाद कहता है, थर्ड है जो अपना, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअली। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हारमनी नॉट डिस्कार्ड। देयर शुड बी कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कंस्ट्रक्टिव सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज मस्ट बी इनकरेज एंड डिसिस्ट वर्कर्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स। तो इसमें क्या कहता है कि भाई जो कॉर्पोरेशन है और वर्कर्स उनके बीच एक बाउंड होना चाहिए। कोई एक बंदा काम नहीं कर सकता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक बंदा काम नहीं कर सकता। उसके अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो इस बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके उनके ज़रूरत होती है, वो करें, उनके अंदर एम्प्लॉयज़ लाएँ, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को लाया जाए, उनके बीच कॉर्पोरेशन हो, उनके अंदर जो बॉन्डिंग हो अच्छी होनी चाहिए, उनके बीच बॉन्डिंग, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारे अंदर बॉन्डिंग नहीं है, तुम अकेले काम चाहते हो, हर किसी का डिपार्टमेंट बांट दिया जाए, ठीक है। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉपर्टी। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी वर्कर्स न्यू आते हैं कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम डिप्लॉय करें, उसकी क्वालिटी बढ़ाएं, उसको मीटिंग्स दें, उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ठीक। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कहता है इसमें, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 14 आपके प्रिंसिपल्स हैं फ्यूल्स के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए इनकी डिटेल पढ़ते हैं। चलिए पहला, तो पहला कह रहा है डिवीज़न ऑफ वर्क।
Work is divided in small task jobs, and a trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. Thus, it leads to greater efficiency, specialization, increased productivity. तो ये कह रहा है कि भाई डिवीज़न ऑफ वर्क, हमें जितने भी काम्स हैं, कितने भी हमारे वर्क्स हैं, उसको हमें स्मॉल पार्ट में तोड़ना है. क्या करना है? स्मॉल टास्क में स्मॉल पार्ट में उसे तोड़ना है, और जो सबसे स्पेशलिस्ट बंदा जिस चीज़ में, ठीक है, उसको वो काम देना है, ताकि वो काम बहुत एफिशिएंसी से हो सके और जल्दी हो सके. ठीक है. उसके बाद आता है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइनमेंट ऑन टाइम. ठीक है. तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि कोई पावर अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जानी चाहिए. ठीक है. मान लो हम किसी की अथॉरिटी देते तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे अथॉरिटी दो. कि भाई अगर किसी चीज़ में, भाई मान लीजिए मैंने आपको कोई टास्क दिया, साथ साथ कोई, मान लो मैंने आपको कहता है भाई ये करना है आपको, साथ साथ हमें ये भी देना चाहिए कि भाई ये काम देना है आपको, मैं कुछ अथॉरिटी भी देता हूँ. मान लो कुछ पैसा हो सकता है उसमें अथॉरिटी में, या कोई आपकी मर्जी, आप अपने अनुसार कोई से भी रूल रेगुलेशन आप ला सकते हो. ये भी एक अथॉरिटी है. ठीक है. इसमें कह रहा है कि अथॉरिटी दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी जरूर दो. ठीक है. अब आता है आपका थर्ड आता है डिसिप्लिन. is the obedience to organizational rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization. Discipline requires good supervisors at all levels, clear and fair agreement, and judicious application of penalties. थर्ड है आपका डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का होता है कि भाई किसी भी रूल को फॉलो करना. ठीक है. भाई कोई अगर रूल लगाया है, ठीक है, तो उसको फॉलो करना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो सारे वर्कर्स को, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है. उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड. अकॉर्डिंग टू द फ्यूल देयर शुड बी अ वन एंड वन ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज. इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, अदरवाइज इट विल बी क्रिएट कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि भाई आपका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बॉस होते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डुप्लीकेशन क्रिएट होती है. ठीक है. जैसा यहाँ पहले दे रखा है राइट अप्रोच. राइट अप्रोच मतलब होता है आपका एक बॉस होना चाहिए. मान लो कोई एम्प्लॉइज है, 3 एम्प्लॉइज दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसका एक बॉस होना चाहिए कि भाई कि उसी से क्वेश्चन पूछे, उसी को आंसर देखिए. ऐसा है कि भाई मान लीजिए आज राइट रॉन्ग अप्रोच है, क्या होता है कि किसी किसी के 2 बॉस होते हैं और 3 एम्प्लॉय होते हैं, तो तीनों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दोनों को लेन देन होते हैं, और भाई मान लिया ऐसा होता है तो भाई वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. ठीक. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो इसमें कह रहा है ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स. ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए. मतलब कि भाई आपका एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए. ठीक. मतलब एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक. ऐसा नहीं कि भाई आपके बहुत सारे गोल्स हैं, आप भाग रहे हो, वहाँ भाग रहे हो, यहाँ भाग रहे हो. नहीं, आपका एक डायरेक्शन होना चाहिए कि भाई इस डायरेक्शन में जाना है, ये हमारा गोल है, इसको हमें अचीव करना है. ठीक है. ठीक. अब आता है डिफरेंट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन. आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लेने से बाद में. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है छठा is subordination of individual interest to general interest. The interest of an organization should take priority over the interest of any individual employees. In simple words, the organization interest to be prioritized over individual interest. यानी इसमें कह रहा है कि भाई हमें ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअली के इंटरेस्ट को हमें प्रायोरिटी ना देनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद आता है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. द ओवरऑल पे एंड compensation should be fair to both employees and the organization. The employees should be given fair wages so that they can have a reasonable standard of living. Wages should be within the paying capacity of the organization. यानी इसमें कह रहा है कि भाई चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एम्प्लॉयज हो, उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, फेयर जो उनका वेजेस है वो मिलना चाहिए, ताकि अपनी जो लिविंग है उसे स्टैंडर्ड कर सकें. ठीक है. अब आता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद सम various dispersal among more than one person is decentralization. Both should be a balance, as no organizations can be completely centralized
और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज। इट मीन्स इसमें कह रहा है जो पावर, जो ऑर्गेनाइजेशन की पावर है उनको सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज बांट देना चाहिए। कुछ जो मेन पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज होना चाहिए और जो जो मेन पावर्स नहीं है वो डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए। उनके बीच एक बैलेंस बनना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनके बीच बैलेंस नहीं, इनके बीच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद आता है आपका स्केलर चेन। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड subordinates from a highest to the lowest rank is known as a scalar chain. This chain should not be violated, but in case of emergency, employees at same level cannot throw gangplank by informing their immediate person. It means कि मान लो ये आपका स्केलर चेन होती है, अगर मान लो डी को अगर बी से बात करनी है तो डी को सी से यहाँ पे आगे लेनी पड़ेगी, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बी से बात करनी है, या सी को ए से बात करनी है तो यहाँ पे बी से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो डी है जी से बात करना चाहता है और बहुत ज़रूरी है तो इस टाइम में डी से जी से बात कर सकता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो उस टाइम अगर ये नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसे गैंगप्लेन कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द फॉल people and materials should be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. A place for everything and everyone should be in its designated place. यानी जो भी चीज़ है, प्लेस, पीपल एंड मटेरियल, कुछ भी चीज़ जो भी है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको अपने अप्रोप्रिएट जगह पर होना चाहिए और ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त कर सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो उनका प्रॉफिट हो सके उन्हें मिल सके, ठीक है। तो इसे होता है। अब आता है इक्विटी। Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. The working environment of any organization should be free from all forms of and principles of justice and fair play should be followed. No worker should be unduly favored और punished. Equity का मीन्स होता है कि भाई इक्वल, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सबको इक्वली माना जाए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। उस टाइम क्या हो सकता है, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, इनके बीच झगड़े हो सकते हैं, तो उस टाइम इसे नहीं करना चाहिए। हमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जितने भी वर्कर्स हैं, उनके बीच इक्विटी होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए उनके बीच सब कुछ, ठीक है। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। Stability of person. Employees turnover should be minimized that maintain organization efficiency. A person should be selected and appointed after rigorous procedure, and the selected person should be kept at the most for minimum tenure to show result. यानी यहाँ कह रहा है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के और वर्कर के, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर के बीच स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और अच्छे से अच्छे वो काम को कंटिन्यू कर सकें, ठीक। अब आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव, ठीक है। वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, इट्स थिंकिंग आउट एंड एक्सिक्यूटिंग द प्लान। इनिशिएटिव मतलब होता है एक तरीके का टाइम देना किसी इंसान को। अगर कोई एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू आता है, तो उसको उस माहौल में ढलने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए या कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए, ठीक है। सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए, उसी को इनिशिएटिव कहते हैं, क्यों? ताकि वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके और अपने आप को वहाँ पे कंफर्ट फील करवा सके, ठीक। अब आता है स्पिरिट डी कॉप्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द पीपल। यानी जो स्पिरिट डी कॉप्स कहता है कि भाई एक टीम की तरह काम करना चाहिए। जितने भी वर्कर्स, जितने भी लोग हैं उस कंपनी के अंदर, उन्हें टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए। इंडिविजुअली काम करने से उनका जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकती। उन्हें यूनिटी होनी चाहिए उनके अंदर और हार्मनी होनी चाहिए उनके बीच, ठीक है। यानी उनके बीच हार्मनी होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे पे बिलीव कर सकें, ठीक। अब ये कुछ फ्योल वर्सेस टेलर के इनके बीच डिफरेंस है वो आप देख लेना, ठीक। इसकी सॉल्व ले लीजिए, पढ़ लीजिए आप, ठीक।